मॉर्निंग क्लास। मैं वीपी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड महानगर बरेली से ट्रेनर सोनाली। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टिचिंग ऑपरेशन के दौरान क्वालिटी का हमारी गारमेंट इंडस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये टॉपिक मैंने पहले आधा कवर कर लिया है, इसमें सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब जो है उसका एक नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट और मशीन का क्या कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। ठीक है, क्वालिटी को कैसे अचीव करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि मशीन का जो है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन होता है और इक्विपमेंट्स का गारमेंट कंस्ट्रक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा स्विंग मशीन के पार्ट्स और उनके फंक्शंस। ठीक है, सिलाई मशीन पर काम करने जा रहे हैं, आप स्टिचिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आप सिलाई का कार्य करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले तो जो बेसिक नॉलेज है वो मशीन के बारे में होनी चाहिए। आपको मशीन ऑपरेट करना आना चाहिए। मशीन के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपको मशीन के पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए, उनके फंक्शंस पता होने चाहिए कि मशीन के कौन से पार्ट का कौन सा फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आ जाएंगे मशीन का सबसे बेसिक पार्ट। ठीक है, जो होता है स्पूल पिन। ठीक है, मशीन के हेड पर या फिर जो इंडस्ट्री में मशीन्स यूज होती हैं उन मशीन में एक रॉड लगी होती है, उस रॉड पे स्पूल प्लेट और स्पूल पिन होती है, जो स्टेनलेस स्टील की या फिर आयरन की बनी हुई होती है, जिसमें हम रील या फिर धागे को उसमें फंसाते हैं। ठीक है, रखने के लिए उसमें होल्ड करके रखता है। ठीक है, उसका यूज होता है मशीन में धागा लगाने के लिए, जहाँ पर धागे को रील को फंसाया जाता है। ठीक है, तो स्पूल पिन का पहला इक्विपमेंट जो हुआ हमारा मशीन का पार्ट हो गया हमारा स्पूल पिन। स्पूल पिन का क्या यूज होता है, उसमें हम रील को लगा देते हैं, क्योंकि रील में बीच में कुछ होता नहीं है जिसकी वजह से वो घूमती रहती है। ठीक है, तो जो स्पूल पिन है वो एकदम प्लेन रॉड जैसी होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बीच में कोई बोल्ट या इस तरीके का कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ होगा, कुछ कट होगा बीच में या फिर टेढ़ी होगी वो, तो क्या होगा, हमारी जो रील है धागे की वो ठीक से घूम नहीं पाएगी और जिसकी वजह से धागा खींचकर आगे नहीं जा पाएगा और धागा बीच में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा पार्ट मशीन का फेस प्लेट। ठीक है, फेस प्लेट जो है हमारे मशीन के जो पुर्जे होते हैं, जैसे कि निडल, जहाँ पे निडल रॉड होती है और लिफ्टर होता है, लिफ्टर और थ्रेड रॉड को बीच से कवर करने का काम करता है। ठीक है, कि किसी भी तरीके की बाहर के धूल पार्टिकल्स वगैरह इस तरीके के मशीन के अंदर एंटर ना हो और जिससे मशीन हमारी जाम ना हो, खराब ना हो। ठीक है, तो ये हमारा यूज हो गया फेस प्लेट का। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे बॉबिन केस और बॉबिन के बारे में। ठीक है, बॉबिन आप सबको पता है बॉबिन क्या होता है। बॉबिन में थ्रेड भरा जाता है और बॉबिन केस में उसको फिट करके मशीन के निचले हिस्से में, जहां पर हमारा निडल बार होता है, उसके निचले हिस्से में हम उसको अटैच कर देते हैं, जिससे बॉबिन का जो काम होता है वो ऊपर धागा निकलता है उसमें। ठीक है, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो सिलाई में सिर्फ ऊपर के धागे से सिलाई नहीं आती है, बल्कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ के धागों को मिलाकर मशीन में एक गांठ लगती है, जिसकी वजह से ऊपर की सतह पे और नीचे की सतह पे दोनों तरफ सिलाइयाँ आती हैं। ठीक है, बॉबिन हो गया, बॉबिन केस हो गया। उसके बाद हमारा हो गया फ्लाइंग व्हील। मशीन में साइड में एक व्हील टाइप का लगा होता है, जिसमें हमारी पट्टी लगी होती है। ठीक है, वो होता है हाथ से चलाने वाला व्हील। जो हाथ की मशीनें होती हैं उसमें हैंडल लगा हुआ होता है, और जो इंडस्ट्रियल मशीनें होती हैं उसमें फ्लाइंग व्हील में पट्टी लगी हुई होती है, जो मोटर में लगी होती है, जिसकी हेल्प से पहिया घूमता है। ठीक है, फिर हो गया हमारा लिफ्टर। लिफ्टर क्या होता है, प्रेशर फुट लिफ्टर बोलते हैं, उसका पूरा नाम होता है प्रेशर फुट लिफ्टर। ठीक है, प्रेशर फुट लिफ्टर जो होता है वो जूते के आकार का एक उपकरण होता है, जो कि कपड़े को दबाने का कार्य करता है। सिलाई के दौरान कपड़ा इधर उधर ना भागे और सिलाई जो है बिल्कुल सीधी आए,
उसके लिए प्रेशर फुट का यूज होता है। प्रेशर फुट का काम होता है कपड़े को दबाना, ठीक है। प्रेशर फुट के जस्ट नीचे होता है फीड डॉग। दांत की आकृति का एक चेन जैसा दिखता है वो, लेकिन होता नहीं है चेन जैसा, ठीक है। वो दांत की आकृति का जो लगा हुआ होता है वो होता है फीड डॉग, जिसकी सहायता से क्या होता है, जब मशीन चलती है तो फीड डॉग ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। तो वो ऐसे घूमने के कारण क्या होता है, कपड़े को आगे की तरफ धकेलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फीड डॉग का कार्य। फिर आ जाता है हमारा टेकअप लीवर, ठीक है। टेकअप लीवर का क्या कार्य होता है, धागे को खींचकर लाना, ठीक है। क्योंकि जब हमने स्पूल पिन में धागा लगाया होता है उसके बाद जो थ्रेड गाइडर होते हैं, जितने भी होल से पास होकर धागा जाता है, उनमें एक आंख और लीवर की आकृति का एक बना हुआ होता है पुर्जा, ठीक है। उसमें से पास होकर धागा निडल में जाता है, ठीक है। तो थ्रेड टेकअप लीवर में धागा डालने के बाद में जो टेकअप लीवर बार बार नीचे आता है और ऊपर जाता है। जब वो नीचे आता है तो वो प्रेशर के साथ धागे को खींचता है, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले मशीन में एक और पार्ट होता है जिसमें से होकर धागा आता है, वो होता है टेंशन डिस्क, ठीक है। दो डिस्क जैसे बने हुए होते हैं, उसमें एक स्क्रू लगा होता है। उस स्क्रू को टाइट या फिर लूज किया जाता है, वो धागे के तनाव को नियंत्रित करता है, ठीक है, कि हमें धागे का कितना तनाव रखना है। अगर उसे हम ज्यादा कस देंगे तो जैसे ही हमारा टेकअप लीवर नीचे आएगा, मतलब धागे को खींचेगा नीचे आकर, तो वैसे ही धागा टेंशन डिस्क के पास से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन डिस्क को हमने बहुत ज्यादा कस रखा है, ठीक है। वहीं हमने दूसरी तरफ टेंशन डिस्क को बहुत ढीला कर रखा है। अब जब धागा खींचने के लिए टेकअप लीवर नीचे आएगा तो क्या होगा कि धागा बहुत सारे अमाउंट में, मतलब काफी सारा धागा खींचकर एक साथ आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो बखिया है वो खराब हो जाएगी, या फिर उस स्थिति में भी बखिया जो है वो बीच से ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो टेंशन डिस्क जो है उसका जो तनाव है वो नियंत्रित होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा टाइट और ना ही बहुत ज्यादा लूज, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है नेक्स्ट और मेन पार्ट, जिससे हम SPI को सेट करते हैं, स्टिच रेगुलेटर, ठीक है। मतलब कि हमारी सिलाई मशीन में जो स्टिचिंग आ रही है छोटी करने का, और सिलाई को जो SPI है उसको बढ़ाने का कार्य जो है वो स्टिच रेगुलेटर से होता है, ठीक है। फिर एक पार्ट आता है बैकटेक लीवर, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हम बखिया को उल्टी दिशा में चलाते हैं। जो हमारा, मैंने बताया था, फीड डॉग होता है वो आगे की साइड ऐसे चलता है, तो इसलिए कपड़े को आगे धकेलता है। बैकटेक लीवर को अगर हम प्रेस करके फिर मशीन को चलाते हैं, मशीन का फुट को प्रेस करते हैं मशीन के, तो क्या होता है वो उल्टी दिशा में चलने लगता है। मतलब कि जो कपड़ा है हमारी साइड से आगे जाना चाहिए वो चीज पीछे की तरफ आने लगता है, उल्टा, ठीक है। मशीन को उल्टा चलाने के लिए यूज होता है, ठीक है। मशीन के 23-24 पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर सेटिंग हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम जिस भी जगह पे, हमारी वर्क प्लेस जो भी हो, हमें अपने वर्क प्लेस में रखे हुए इक्विपमेंट्स, रखी हुई चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम अपने कार्य को और ज़्यादा आसान बना सकें, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी जो भी हमारा वर्क प्लेस है, अगर हम वहाँ पर काम करने से पहले हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे काम में बहुत सारे बैरियर्स आएंगे। हमें नहीं पता कि बॉबिन में धागा कैसे भरते हैं, ठीक है। हम हाथ से धागा भरने में लगे हुए हैं बॉबिन में, ठीक है, क्योंकि हमें मशीन के पार्ट्स की नॉलेज नहीं है। अगर हमें मशीन के पार्ट्स की नॉलेज होगी तो हमें पता है कि साइड में बॉबिन बाइंडर लगा होता है, जिसकी हेल्प से कुछ सेकंड्स में पूरे बॉबिन को धागे से फिल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो इक्विपमेंट्स के बारे में जो नॉलेज है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये नॉलेज जो है इक्विपमेंट्स के बारे में, ये मशीन की नॉलेज या फिर मशीन के इक्विपमेंट्स की नॉलेज, ये क्या करती है, हमारे काम को आसान करती है, ठीक है। या फिर कभी बखिया खराब आ रही है, ऊपर की साइड से बखिया खराब आ रही है, ठीक है, हम सिल रहे हैं, ऊपर की साइड बखिया खराब आ रही है, लूज आ रही है, ऐसा कुछ है, तो हम क्या करेंगे, हम मशीन में ऊपर की साइड का धागा कसते रहेंगे या फिर उसको ठीक करते रहेंगे,
लेकिन क्या होता है, जब भी ऊपर की साइड से धागा खराब आ रहा होता है तो गलतियां कहाँ हो रही होती है, नीचे बॉबिन केस में। बॉबिन केस या तो लूज है या बहुत ज्यादा टाइट है या फिर धागा उसमें से बाहर निकल कर ऊपर आ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ खराबी है, ठीक है। तो ये सारी जो बेसिक नॉलेज है मशीन के बारे में, ये कभी कभी लोग क्या होता है इनको अवॉइड कर देते हैं कि बेसिक नॉलेज जो है उसको नहीं अर्जित करना चाहते, उसका ज्ञान वो करते हैं कि हम डायरेक्ट सिलाई कर लेंगे। सिलाई करना आपके लिए तभी आसान हो सकता है जब आपको मशीन का बेसिक इक्विपमेंट्स, मशीन के पार्ट्स, मशीन के बारे में प्रॉपर सारी नॉलेज, ठीक है, मशीन के पार्ट्स कौन कौन से क्या क्या फंक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम घरों में जब सिलाई करते हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे हमारे पास मशीन को ठीक करने के लिए मैकेनिक भी होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। क्योंकि इतना टाइम हम हमारा जो एक एम्प्लॉय है, जो एक वर्कर है, वो मशीन ठीक करने में अपना समय बर्बाद करे, ये हमारी कंपनी को लॉसेस में ले जा सकता है। तो क्या होता है कि हम उसको दूसरी मशीन पे शिफ्ट करके उतनी देर में कोई भी मैकेनिक आके उसको ठीक कर देता है। लेकिन वही अगर हम ये सारी चीज़ें घर में कर रहे हैं, हमारा पर्सनली कोई काम है और हमें इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तब हम क्या करेंगे? हमें नॉलेज नहीं है तो हम मैकेनिक को बुलाएंगे, मतलब कि मैकेनिक आएगा, उसके बाद वो हमारी मशीन को ठीक करेगा, और हो सकता है बहुत माइनर सा कुछ खराब हुआ हो, तो क्या होगा, हमारा उस दिन का पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, है ना, समय बर्बाद होगा। और हो सकता है कि हमारा कोई क्लाइंट हो जिसको उसकी नीड, रिक्वायरमेंट जो उसने हमें सिलने को दिया है गारमेंट, आज के ही दिन हो, उसे अर्जेंट में चाहिए हो, तो हमारा टाइम के साथ साथ हमारा शायद पैसों का भी लॉस हो सकता है ना, और हमारा जो काम है उसका नाम खराब हो सकता है कि हम काम को, जो टारगेट का जो टाइम है, ठीक है, उस पर प्रॉपर खत्म नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है हमारा काम। तो ठीक है, ये सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ सकती है। वहीं अगर हमें सारे पार्ट्स की नॉलेज है, हमें पता है कि हम जैसे ही मशीन चला रहे धागा क्यों ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो क्यों ब्रेक हो रहा है, हम निडल भी बदल के देख सकते हैं, हम अपना बॉबिन केस देख सकते हैं, टेंशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? ये सब तभी हो पाएगा जब हमने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कि यही एक कारण है कि आपके समय को बचाएगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। इस वजह से हमें मशीन के इक्विपमेंट्स और मशीन के पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में जानना आवश्यक है, ठीक है। इससे स्मूथली हम अपना कार्य कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं, ठीक है। फिर है मशीन सेटिंग एज पर मटेरियल, ठीक है। तो जब हमें पहले हम निडल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। निडल्स के टाइप क्या होते हैं, निडल का साइज क्या होता है, ठीक है। अब निडल के टाइप की बात करें तो निडल दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन से दो प्रकार की होती हैं? एक तो होती है हमारी हैंड निडल, ठीक है, दूसरी होती है मशीन निडल। ये दो प्रकार की निडल्स जो होती हैं सिलाई में यूज होती हैं। पहली वाली जो हैंड निडल है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हैंड निडल जो होती है वो 0 से 12 नंबर तक की आती है, ठीक है। क्या होता है, हैंड निडल जो है वो 0 से 12 नंबर तक की आती है। वही मशीन निडल्स जो है हमारी, मशीन निडल्स आती हैं हमारी 9 से 24 नंबर तक, ठीक है। हैंड निडल जो है, नंबर देखिएगा, इसको स्टार्टिंग के नंबर दे रखे हैं और इसको बाद के नंबर दे रखे हैं, ठीक है। हैंड निडल 0 से 12 नंबर तक की होती है और मशीन निडल जो हमारी है वो होती है 9 से 24 नंबर तक की, ठीक है। अब बहुत ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, क्योंकि ये एक लाइन अगर आपको याद हो जाएगी तो आपको मशीन निडल्स के बारे में काफी चीजें पता चल जाएंगी। 0 नंबर की जो निडल जो होती है 0 नंबर की, वो किस चीज को स्टिच करने के लिए यूज होती है? 0 है, सबसे छोटा है ना, लेकिन यहाँ हैंड निडल की बात होती है, तो 0 जो है यहाँ पर 0 नंबर की सुई सबसे मोटी होती है, जिसको सूजा
नाम दिया जाता है, ठीक है। जो बोरी, तिरपाल, इस तरीके की चीजें सिलने में, मोटी चीजों को सिलने में काम आता है, ठीक है, मोटी या मजबूत चीजों को सिलने में, ठीक है, क्योंकि ये लोहे का बना हुआ होता है, ठीक है, और दूसरा जल्दी टूटता नहीं है, इसमें कितना भी मोटा धागा हम डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो निडल आई होती है ना वो काफी मोटी होती है। निडल आई जो होती है, यहाँ पर हम धागा जो है बहुत सारा डाल सकते हैं। आगे जो निडल है वो हमारी पतली होगी, लेकिन जो निडल आई है वहां पर हम मोटा धागा डाल सकते हैं, इतनी जगह दी होती है। और जो निडल का साइज भी है वो बाकी निडल से ज्यादा मोटा होता है, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे दूसरा मशीन निडल की तरफ, ठीक है। अब यहाँ मशीन निडल की बात हो रही है, तो इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है हैंड निडल के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर हमारी सबसे छोटे नंबर की सुई का साइज कैसा है, बड़ा, ठीक है, और मजबूत चीजों को सिलने में उसका यूज किया जाता है, जैसे कि तिरपाल हो गया, बोरी हो गई, ठीक है, इस तरीके की चीजों को सिलने में इसका यूज होता है, सबसे छोटे नंबर की सुई का। और यहाँ पर सबसे छोटे नंबर की सुई जो है वो सबसे पतली होती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे छोटे नंबर की जो निडल है वो सबसे मोटी है, और वहीं मशीन निडल्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पर सबसे छोटे नंबर की सुई सबसे पतली होती है, जो कि बहुत ही हल्के बारीक कपड़े जैसे जॉर्जेट हो गया, शिफॉन हो गया, इस तरीके के कपड़ों को सिलने में काम आती है, ठीक है। जैसे जैसे मशीन के निडल का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे निडल का साइज जो है वो थोड़ा मोटा और थोड़ी मजबूत होती जाती है निडल, ठीक है। क्योंकि 24 नंबर की सुई का यूज हम कब करते हैं, 24 नंबर की सुई तब करते हैं हम यूज जब हमें कुछ मोटा फैब्रिक सिलना होता है, ठीक है, जैसे डेनिम हो गया, ठीक है, इस तरीके, या चमड़ा हो गया, इस तरीके के जब मोटे और सख्त कपड़ों को सिलते हैं तब हम बड़ी और मजबूत सुई का इस्तेमाल करते हैं। साइज लेंथ में मशीन की निडल का साइज जो है लेंथ वाइज सेम रहता है, लेकिन क्या होता है कि मोटाई और मजबूती में साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बेसिक सी लाइन याद कर सकते हैं, हैंड निडल, मशीन निडल का जो साइज है जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे मजबूती बढ़ती है, ठीक है, और हैंड निडल का जो है जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे सुई पतली और कमजोर होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मशीन का निडल्स का डिफरेंट। उसके बाद हम आ जाएंगे मशीन सेटिंग एज पर मटेरियल। पहले हमने मशीन की क्या करा, मशीन के पार्ट्स के बारे में जाना, उनके फंक्शंस के बारे में जाना, ठीक है। उसके बाद हमने निडल्स के बारे में थोड़ा सा जाना कि निडल्स जो होती हैं क्या टाइप्स होते हैं उनके और कैसे वर्क करती हैं, ठीक है, निडल्स के बारे में हमने जान लिया। तो अब हम गारमेंट जो हम सिल रहे हैं फैब्रिक, ठीक है, जो गारमेंट सिलने जा रहे हैं उसका जो फैब्रिक है वो किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग हमें मशीन की सेटिंग करनी है, ठीक है। मशीन की सेटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहला तो हम अपने फैब्रिक को देखेंगे और उस फैब्रिक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, निडल का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। हल्का फैब्रिक है तो क्या करेंगे, हम छोटे नंबर की सुई का यूज करेंगे, ठीक है। फैब्रिक मोटा है, ठीक है, और फैब्रिक थोड़ा सख्त है, हार्ड फैब्रिक है, तो हम बड़े नंबर की सुई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वही हमें दूसरी जो मशीन में सेटिंग करनी है, वो मशीन की सेटिंग जो है वो कहाँ पर होती है, हमारी मशीन की सेटिंग जो है वो हम प्रेशर फुट में करते हैं, SPI सेट करते हैं, ठीक है, स्टिच रेगुलेटर की सेटिंग करते हैं कि हमें वहां पर बड़े स्टिचेस लगाने हैं इस कपड़े पे। कुछ हल्के कपड़े होते हैं उन पे जब हम बहुत बारीक स्टिचेस लगा देते हैं तो मशीन जो है बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ती और वो कपड़ा वहीं पर श्रिंक होता रहता है, ठीक है। इसलिए थोड़े से मीडियम साइज के स्टिचेस लगाने चाहिए ताकि वो कपड़े पे प्रॉपर ठीक से आए। और दूसरा होता है हमारा टेंशन। टेंशन का जो होता है सेटिंग वो धागे के हिसाब से करते हैं, जैसा कपड़ा होता है उसमें उस हिसाब से धागा भी तो लगता है, तो उस धागे के अकॉर्डिंग हम टेंशन को भी सेट कर लेते हैं। तो ये मशीन की जो सेटिंग्स होती है ये हमें कैसे आएंगी, जब हमें निडल के बारे में नॉलेज होगी, फैब्रिक कैसा यूज हो रहा होता है इसकी नॉलेज होगी, और दूसरा कि हमारी
मशीन के पार्ट्स और उसके उसके पार्ट्स और उनके फंक्शंस, इन सब की नॉलेज होगी। ठीक है, जब ये सारी नॉलेज होगी तो हमें पता होगा कि हमें किस तरीके से अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग मशीन को और इक्विपमेंट्स को, जो भी है निडल वगैरह, सबको किस तरीके से हमें सिलेक्ट करना है, किस तरीके से हमें उसका सेटिंग करनी है। ठीक है, ताकि हमारा जो फैब्रिक है उसे हम सिले तो वो डैमेज ना हो, खराब ना हो, और हमारा जो गारमेंट है वो रिजेक्शन की तरफ ना जाए। कभी क्या होता है कि हमने बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक पे, जैसे शिफॉन हो गया, ठीक है, नेट का फैब्रिक हो गया या फिर जॉर्जेट हो गया, इस तरीके के फैब्रिक पे अगर हमने 24 नंबर की सुई लगा दी, ठीक है, निडल्स जो है वो 24 नंबर की लगा दी, तो उस कपड़े में क्या होगा, उस कपड़े में बहुत सारे छेद हो जाएंगे और वो जो धागे से भी बड़े उसमें छेद दिखाई देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो फैब्रिक है पूरा वो खराब हो जाएगा। फैब्रिक में इस तरीके से अगर छेद दिखाई देंगे, फिर जब हम उसको ओपन करेंगे स्टिच को, मतलब फैब्रिक को जब ओपन करके देखेंगे तो वहां पर सिलाई में छेद जैसे अलग से दिखाई दे रहे होंगे आप पर। ठीक है, तो क्या होगा, वो गारमेंट जो है हमारा वहां से खराब लगेगा देखने में, जिसकी वजह से वो क्या होगा, रिजेक्शन की तरफ चला जाएगा, वहां से हमारा कपड़ा कमजोर भी हो जाएगा, फट भी सकता है वहां से कपड़ा। ठीक है, तो हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक इन चीजों पे फोकस करना है, मतलब बहुत ही ध्यान से हमें इन कामों को करना है कि हमारे जो फैब्रिक हमने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग हमारी मशीन के पार्ट्स की फंक्शंस जो हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं, हमारी मशीन की जो सेटिंग है वो हमारे मटेरियल के अकॉर्डिंग है या नहीं, और निडल का साइज हमने सही सिलेक्ट किया है या नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें तब होंगी जब हमें नॉलेज होगी। सिलाई करना इनफ नहीं है। आप सोचते हैं कि अगर आपको सिलाई आती है तो आप मास्टर हैं, नहीं। जब आप सिलाई करने जा रहे हैं तो आपको सिलाई के साथ साथ सिलाई मशीन के बारे में और उसके साथ यूज होने वाले हर एक इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। क्यों? इससे पहले मैंने बताया था आपको कि अगर आपको सारी चीजों की नॉलेज होगी तो आपके समय की बचत होगी। ठीक है, समय की बचत होगी, आपका वेस्टेज कम होंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हमें सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद सिलाई करना आवश्यक है। फिर हमारा आ जाता है अपैरल इंडस्ट्री क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, अपैरल इंडस्ट्री में क्वालिटी का क्या स्टैंडर्ड होता है? ठीक है, ये सारी चीजें हमने जो पढ़ी अभी वो भी एक तरफ से क्वालिटी की तरफ ही जा रही है। ठीक है, हम जितनी चीजें अभी पढ़ चुके हैं उनको अगर हम ध्यान में ना रखते हुए अपने गारमेंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन करेंगे अपना, तो क्या होगा, हमारा जो गारमेंट है वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा नहीं। ठीक है, उस गारमेंट में क्वालिटी इंस्पेक्शन में हजारों कमियां उभर कर सामने आ सकती हैं जब हमने मशीन की निडल पर फोकस ना किया हो। ठीक है, एज पर मटेरियल। ठीक है, मटेरियल के अकॉर्डिंग हमने निडल पर फोकस ना किया हो, हमने मशीन की सेटिंग पर फोकस ना किया हो, तो हमारा जो मटेरियल है वो खराब हो सकता है, उसकी क्वालिटी जो है वो लो हो सकती है। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल होता है अपैरल इंडस्ट्री में क्वालिटी का, क्योंकि क्वालिटी पर ही सारी चीजें टिकी हैं। अगर हम ग्राहक को अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से भी रुक सकता है एक दिन, है ना। तो गारमेंट इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं सिलाई के साथ साथ, आपको क्या करना है कि आपको क्वालिटी वर्क देना है। ठीक है, क्वांटिटी वर्क तो होता ही है, लेकिन क्वालिटेटिव वर्क भी देना है कि आपने दिन में 10 सैंपल बनाए हैं, लेकिन 10 सैंपल में आपने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि आपने जो बनाए हैं उसमें कितनी बेकार क्वालिटी आपने दी है। आपको बस सिलाई करने से मतलब है, आपने पॉकेट बनाई तो आपकी पॉकेट की सिलाई ऊपर से खुल रही है, ठीक है, आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्या हुआ, क्वालिटी खराब होगी, लेकिन आपने तो 10 बना दिए, 10 गारमेंट्स की हमारी क्या हो गया, क्वालिटी खराब हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि हम जो वर्कर हैं, ठीक है, लाइन पर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको किस तरीके से वर्क करना है और किस तरीके से क्वालिटी वर्क करना है। ठीक है, जो गारमेंट हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी पर थोड़ा फोकस हमें खुद करना है। क्वालिटी इंस्पेक्शन जब होगा वहां पर तो इंस्पेक्शन में सारी चीजें
स्टेप बाय स्टेप दिखाई जाती है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन होता है, लेकिन उससे पहले जब हम स्टिचिंग कर रहे हैं, हम गारमेंट बना रहे हैं, तो हम इस चीज़ों पर फोकस करेंगे कि अगर कहीं पर कोई कमी आ रही है जिससे क्वालिटी जो है हमारी लो हो सकती है, तो हम क्या करेंगे कि उसको हम पहले या तो प्रोडक्शन को अपने रोकेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से कमियां आ रही हैं जिसकी वजह से हमारे जो गारमेंट्स हैं वो खराब हो रहे हैं, ठीक है। वो कमी मिलने के बाद हम उसको सुधारेंगे, उसके बाद अपना प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट करेंगे, है ना, ताकि हमारा वेस्टेज बच जाए, मनी का वेस्टेज बच जाए, और हमारा जो फैब्रिक है फैब्रिक खराब होने से बच जाए, ठीक है, पैसे भी जो है वो बर्बाद होने से बच जाए। तो इस तरीके से अपैरल इंडस्ट्री में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है उसे चेक किया जाता है। उसके बाद होता है कि क्वालिटी चेकिंग का मेथड क्या होता है, ठीक है, क्या मेथड होता है क्वालिटी चेकिंग का। अब यहाँ पर हम दोबारा से एक चीज़ जो है क्वालिटी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में सारी चीज़ें आपको समझाते हैं कि सबसे पहले तो जो मेथड है जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्वालिटी होता क्या है, ठीक है। जब गारमेंट हम बना रहे हैं तो उस गारमेंट को बनाने के लिए हमें क्वालिटी भी चेक करनी है, ठीक है, मेथड चेक करना है, पूरे मेथड के अकॉर्डिंग क्वालिटी को देखना है। तो हम जानेंगे कि क्वालिटी होता क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्वालिटी क्या है, ठीक है। जो गारमेंट हम बना रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसकी साइज, उसमें लगाई जाने वाली स्टिचिंग, फैब्रिक हमारा, ठीक है, और जितने भी उसमें जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, डिफेक्ट्स ना आए ऐसा हमें गारमेंट रेडी करना है, ठीक है। क्वालिटी तो यही होती है कि मतलब कि साइज भी एकदम एप्रोप्रिएट है, स्टिचिंग भी अच्छी है, फैब्रिक तो अच्छा है ही हमारा, ठीक है, ऊपर से उसमें कोई डिफेक्ट भी नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब कि ये 4 चीज़ें अगर आपके गारमेंट में है तो वो अच्छी क्वालिटी का गारमेंट है, ठीक है। समझ गए कि क्वालिटी क्या होता है। फिर हम उसके डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या डिफेक्ट्स हमारे गारमेंट में हो सकते हैं जिसका प्रोडक्शन हो रहा है। हम जब क्वालिटी का चेकिंग कर रहे हैं तो हमें खुद भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि गारमेंट में किस किस तरीके के इफेक्ट्स जो हैं, सॉरी, डिफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो गारमेंट के डिफेक्ट्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। इस बहुत ही कॉमन सी बेसिक सी चीज़ है ये, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो पूरा क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्वालिटी का जब चेकिंग होती है उससे पहले अगर हम लाइन में ही सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं तो क्वालिटी की चेकिंग में जो कमियां हैं वो कम निकलती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है, हम डिफेक्ट्स के बारे में बता देते हैं, आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ कि किस किस तरीके के गारमेंट में डिफेक्ट आते हैं। ओपन सीम हो जाता है, ठीक है, कि हमने जो सिलाई लगाई, जैसे मैंने पॉकेट का एग्जांपल दिया था कि हमने सिलाई लगा दी, सिलाई की पॉकेट की सिलाई ऊपर से खुल रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमने बस प्रोडक्शन कर डाला। लास्ट में जब क्वालिटी इंस्पेक्शन होगा तो वो क्या होगा, हमारे सारे गारमेंट्स जो है वो रिजेक्शन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, ठीक करके हमें रीवर्क करना पड़ेगा, हमारा टाइम का वेस्टेज होगा, ठीक है। फिर ओपन सीम जो हो रही है उससे हमें बचाव करना है। स्किप्ड सीम, कभी कभी क्या होता है कि मशीन के फंक्शनिंग में कुछ ऐसी कमी आ रही होती है कि जो हम सिलाई लगा रहे हैं पूरी सिलाई आ रही होती है, या तो नीचे की साइड से धागा नहीं आता है या कभी कभी ऊपर की साइड से धागा नहीं आता है। हमें वो चीज़ पता नहीं चलती है कि धागा आया है या नहीं आया है, क्योंकि धागा कहीं बीच से ब्रेक भी नहीं होता है। तो क्या होता है, स्किप्ड हो जाती है वहाँ से सीम, सिलाई जो है गायब। दूसरा, हम ये चेक करते हैं कहीं पे भी किसी गारमेंट में कोई प्रेस का स्टेन तो नहीं लगा है, कि मतलब हमने प्रेसिंग जब की है तो प्रेस बहुत टाइम तक रखी रही तो वो जलने के उस पर आ गया बिल्कुल, लेकिन बस जला नहीं है कपड़ा, ठीक है, वहाँ से बेरंग हो गया, ठीक है। तो वहाँ से क्या, कपड़ा कमजोर भी हो जाएगा, दाग पड़ गया तो कपड़ा हमारा बिकेगा भी नहीं, है ना, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस सारी चीज़ों पर फोकस करना है। दूसरा, ऑयल का स्टेन तो नहीं लगा है हमारे कपड़ों पर, वो ध्यान देना है हमें, ठीक है। कलर शेडिंग तो नहीं हुई है, कलर शेडिंग जो है वो मोस्टली प्रेस की वजह से होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है डिफेक्ट किस किस तरीके के हमारे गारमेंट्स में प्रोडक्शन के टाइम आते हैं, ये डिफेक्ट्स थे जिनको आपको फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे जॉब रोल्स हैं इंडस्ट्री में वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो सारे जॉब रोल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप किस किस तरीके के जॉब रोल्स को कर रहे हैं, आपको कौन सा जॉब रोल
वहां पर अपनाना पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको सारी चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। स्टेजेस ऑफ क्वालिटी में क्या क्या आएगा, क्वालिटी की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। फैब्रिक इंस्पेक्शन होता है, इनलाइन इंस्पेक्शन होता है, और फिर उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वालिटी का चेकिंग करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी में हम सारी चीजों को देखते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें प्रॉपर काम के साथ साथ हमारी जो सेफ्टी है वो भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हम सेफ नहीं होंगे तो वर्क भी हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आज का टॉपिक था हमारा। ठीक है, धन्यवाद।